गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुक ए का जो चैप्टर नंबर 4 था पॉलिटिकल सोशल लाइफ का, वो हमारा छूट गया था, तो वो हम आज स्टडी करेंगे। बिकॉज रीज़न ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन और व्यू से भी, जो आपकी नेक्स्ट होगी, एज वेल एज सोशल, जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं उसके परस्पेक्टिव अगर हम देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसलिए मैं उसको कोर्स के एंड में नहीं लेके गया, मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, हमें जुडिशियल सिस्टम के बारे में चैप्टर है, सो विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं ये बुक ए का इस चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4। ओके, ऐसा मत समझना कि अभी हाफ फील्ड नहीं था तो शायद एनुअल में ना रहे, ये एनुअल में वाला चैप्टर रहेगा फ्रॉम बुक ए। ओके, सो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर सोशल साइंस के रिस्पेक्टिव में देखें तो। You may have heard or read about various legal cases been decided in the court of law. ओके, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी मूवीज़ में, सुना भी होगा। अगर आप लोग किसी केसेस से रेफरेंस में होते हैं तो केसेस कहाँ हमारे यहाँ सुने जाते हैं? कोर्ट्स में। ओके, दुनिया में जितने भी लगभग जहाँ जितने भी कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसको रिजॉल्वमेंट कहाँ होता है? कोर्ट में ही होता है। Okay, let us understand this process. The law in India is defined in Constitution on the basis of the principle of the rule of law. अब हमारे यहाँ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को डिफाइन कहाँ किया गया? हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि रूल ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। दिस रूल ऑफ लॉ इज इन्फोर्स यूजिंग सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अब इस रूल ऑफ लॉ, जितने भी जो लॉज के रूल बना रखे हैं, इसको इन्फोर्समेंट किसके थ्रू किया गया? फ्रॉम द सिस्टम ऑफ आवर कोर्ट्स, है ना, जो कोर्ट सिस्टम बना रखे हैं, विच एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल। इफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बिलीव दैट देयर राइट हैव बीन वायलेटेड और क्राइम हैज अकर्ड, दे कैन फॉलो ए फिक्स सेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन जस्टिस। अगर भारत की जनता को ऐसा लगता है ना, आप यानी सिटीजन्स ऑफ आवर, एनी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उसको ऐसा लगता है कि उसके राइट को वायलेट किया गया है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो कोर्ट की तरफ सीख कर सकता है इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए। ओके, उसके लिए कुछ फिक्स प्रोसीजर होते हैं, उसकी वजह उसके थ्रू द जुडिशियरी इंश्योर दैट द गिल्टी आर पनिश्ड एंड रिपरेशंस आर मेड। अब जुडिशियरी इस बात की एक इंश्योरिटी देता है कि जो भी गुनहगार है उसको सजा मिले, और जिसके साथ भी नाइंसाफी हो उसको उसके हिसाब से उसको इंसाफ मिल पाए। ओके, तो क्या क्या चीजें जुडिशियरी में, या फिर जुडिशियरी में क्या क्या चीजें हो सकती है ना, जुडिशियरी से सिस्टम है हमारे यहाँ, उसमें क्या क्या चीजें या उसके फीचर्स क्या हैं? ओके, सबसे पहला काम जो होता है वो करता है डिस्प्यूट ऑफ रिजोल्यूशन को डिस्प्यूट करना। मतलब जो भी आपके वो होती हैं डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि मतलब दो में भी जैसे दो पार्टीज के बीच में वो होना, झगड़े हो जाना, द कम्युनिटी के बीच में झगड़े होना बेसिकली, या फिर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो आप प्रोटेस्ट करना है, आपने इसके अगेंस्ट केस लगा दिया गवर्नमेंट के किसी लॉ पे, तो जुडिशरी इसका काम करती है उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ना इसको सुलझाना, है ना। तो जुडिशियरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट दैट में अकर अमंग द सिटीजन, है ना। किसी भी रेफरेंस में हो सकता है, दो परिवारों के बीच में हो सकता है ना, दो परिवारों में से जमीन के लिए कुछ विवाद हो जाए तो उस वजह से जब कोर्ट जाना पड़ेगा, तो वहां पर कोर्ट सबूत, पेपर्स देखकर जो भी फैसला लेगा उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ओके, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो वहां पर कोर्ट में कैसे जाएगा, तो वहां पर वो कोशिश करेगा कि इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, है ना। कभी कभी गवर्नमेंट सिटीजन्स के बीच में भी हो जाता है, सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि कोई लॉ या नियम या कानून ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील करते हैं कि इस लॉ से हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो डिस्प्यूट में अमंग द सिटीजन्स भी हो सकता है, सिटीजन का गवर्नमेंट से भी हो सकता है। एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट उसको अगर रिजॉल्व करना हो तो हमें बाय द कोर्ट सिस्टम से हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, इट ऑल्सो रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम ले तो अगर हम कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी रिवर फ्लो करती है। बेसिकली कर्नाटक का जो है वो अपस्ट्रीम पर है, माने ऊंचे स्थान पर, ऊंची पोजीशन पर, तमिलनाडु नीचे स्थान पे। जो रिवर का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना। तो कर्नाटका ने क्या करा था कि उन्होंने अपना डैम बना दिया था कावेरी रिवर पे, और जिसकी वजह से उन्होंने पानी के बहाव को
कम कर दिया था, रोक दिया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि तमिलनाडु के जो पीपल्स थे उनको इरिगेशन के लिए पानी कम पड़ता था, उनको उस रिवर पे डिपेंडेंट थे, रिवर कावेरी पे। तो ऐसे में क्या होता है, डिस्प्यूट्स होंगे कि नहीं कि अरे आपने हमारा मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये क्लेम करेगी ना कि रिवर तो हमारे यहाँ फ्लो करती है, आप हमें पानी पहुंचाइए, मतलब आप अपने डैम से पानी छोड़िए जैसा कि हमारे यहाँ आएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे फार्मर्स हमारे डिपेंडेंट है, तो आपस में यहाँ पे दो स्टेट्स में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये ना एग्जांपल दिया, तो डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये रिजॉल्व कहाँ होंगे, ये कोर्ट रिजॉल्व करता है ना। कोर्ट कुछ ना कुछ देता है कि आपको इतने हेक्टेयर मीन्स इतना पानी आपको देना ही पड़ेगा। सो दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करता है, और बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स होता है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी कौन करता है, कोर्ट का। तो ये पहला फीचर हो गया कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। सेकेंड है जुडिशियल रिव्यू। ऑल लॉ पास बाय द पार्लियामेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं वो इस ध्यान में रख के बनाया जाता है जो हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ कि ये सर्टेन राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए सिटीजन्स के, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उस ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम कायदे कानून बनाया जाता है। कोई भी नया नियम कायदे कानून या लॉ हो गया है ना, तो पार्लियामेंट में कब पास किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में, लाइक डेमोक्रेटिक, वहां पे सारे जितने भी लीडर्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसका सपोर्ट करते हैं, मतलब वहां पे ही वोटिंग होती है लॉ बनने से पहले कि सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पास कर रहा है तो क्या करेगा, पहले वहां पे वोटिंग करवाएगा कि हम ये लॉ पास कर रहे हैं, आर यू इन फेवर, यस और नो, है ना। यस और नो में वोट करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट्स में ज्यादा लोगों ने अगर नो कर दे दिया तो वो लॉ वहीं खारिज हो जाएगा, अगर हाँ कर दिया तो वो पारित हो जाएगा, नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। If a law is not in the accordance with the basic structure of the function, the judiciary has the power to strike down the law. और फिर जब पार्लियामेंट पास होने के बाद ये कोर्ट में भी जाता है, तो वहां पर ये होता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो नियम या फिर जो नया लॉ जो बन रहा है ये प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये लॉ नहीं बनाया गया है, तो कोर्ट के पास पूरा हक है कि उस लॉ को या उस बिल को, मतलब जो नया कानून बन रहा है उसको वो खारिज कर सकता है। द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ, यानी उस लॉ को वो खारिज कर सकता है। Does the judiciary act as the final interpreter of the constitution? यानी कि इससे मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेकंड फीचर ये होता है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट या फिर एक फाइनल इंटरप्रेटर है कि केवल आपने पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ बन जाएगा, आपको जुडिशरी तक मतलब कोर्ट तक ले जाना पड़ता है। वहां पर अगर साबित होता है कि ये लॉ या ये नियम कायदे कानून जनता के हित में नहीं है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बना है, तो कोर्ट के पास पूरा हक है कि उसको खारिज कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर, यानी कि फाइनल जो पावर रखती है कि किसी भी नियम को खारिज करने के या उस लॉ को आर्गुमेंट्स पास करने के। ओके, नाउ थर्ड फीचर इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। The judiciary is also responsible for ensuring the fundamental rights of the citizens are granted as per the constitution. Any citizens of India can approach the Supreme Court or High Court if they feel that their fundamental rights have been violated. एक और जो काम कोर्ट का है कि लॉ को अपहोल्ड करके रखना, मीन्स प्रॉपर तरीके से चलाना। एंड एक और चीज जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, मीन्स लाइक जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे जितने भी राइट्स हमें मिले हुए फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि मेरे ये राइट वायलेट हो सकते हैं, उसको बस पूरा हक है कि वो कोर्ट में जा सकता है और उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है कि मेरे ऐसे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसके लिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। दोनों कोर्ट्स में रखता है, ही और शी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंड एज वेल एज इन द हाई कोर्ट एज वेल। ओके, दोनों कोर्ट्स में जा सकते हैं। द सुप्रीम, इसमें एक फैक्ट है कि द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब 1950 से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था। 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट हुआ। इट वॉज फर्स्ट लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। पहले जब
जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब रिपब्लिक हुआ हमारा इंडिया, तब इनिशियल ईयर्स में पार्लियामेंट में ही इसका ऑफिस सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। फिर बाद में इसको जब सुप्रीम कोर्ट बन के रेडी हो गया मथुरा रोड पे 1958 में बना, 8 साल लगे आपका हमारे रिपब्लिक होने के। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बना, तो फिर बाद में उसे यहाँ उस जो सुप्रीम कोर्ट आज जो प्रेजेंट स्टेट जहाँ पर है वहीं पर इसे मूव करवा दिया गया। एंड आज सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इमेज कैसी है। आपके पेज नंबर 134 बुक के 134 पे इमेज है सुप्रीम कोर्ट की, एंड एवरीवन नोज कि सुप्रीम कोर्ट कैसा कहाँ है और क्या इसके पावर्स हैं। ओके, नाउ page 9, thus we can see all the different kinds of conflicts in democracy and the judiciary is responsible for resolving such conflicts lawfully। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी में वो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ साथ लॉ को अच्छे से चलाना, फिर इसके साथ साथ एक तरीके से चेक लगाना कि गवर्नमेंट अच्छे से मीन जो भी लॉ बना रही है वो क्या जनता के हित में है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जनता के हित में नहीं है तो उसका पूरा राइट है कि उसको खारिज कर सके। ओके, so the next topic is how is the independence of the judiciary is ensured in India। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जो जजेस हैं या फिर जो फैसला लेते हैं जुडिशरी सिस्टम में वो इंडिपेंडेंस हो, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम ना करें, मीन्स गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उसमें बिल्कुल भी ना। तो इसका इंश्योरमेंट कैसे मिलता है कि यहाँ पर जो जुडिशरी वो किसी की नहीं सुनेगी, वो केवल जो तत्व हैं उन पर ही ध्यान देकर ही फैसला सुनाएगी, मीन्स गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इसको कैसे इंश्योर किया जाता है इंडिया में? यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द पोर्टल ऑफ वेल्दी एंड वेल कनेक्टेड पीपल ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल सिस्टम इन मूवीज एंड स्टोरी बुक। और आपने अपने मूवीज आजकल आप बहुत देखते, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है, इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, नेता होते हैं, तो वो कैसे जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, है ना। मूवीज में आपने बहुत बेसिकली देखा होगा, बट इन रियल लाइफ टू पीपल विद पावर एंड वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द जुडिशियरी टू फेवर देम। हाउएवर, टू प्रिवेंट दिस इट इज एसेंशियल दैट द जुडिशियरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और इन रियल लाइफ भी ये पॉसिबल हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है, कोई पावरफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा पैसे वाला पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल गाय है, मे बी फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वो हो सकता है ना कि वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, पर लेकिन इसी वजह से ऐसा इन्फ्लुएंस ना कर सके, इसलिए जुडिशियरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट रखा गया है। यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नेता, जो पार्लियामेंट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो इन जो जुडिशियल सिस्टम है वो इन लेजिस्लेचर के सामने ना पार्लियामेंट के अंडर में काम नहीं करेगा, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव भी के अंडर में काम नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के भी ऊपर काम करेगा। ओके, इसे इंडिपेंडेंट बॉडी। जुडिशरी ऑल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एज वेल एज इंडिविजुअल। जुडिशियल का काम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करता है, इंडिविजुअल के डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करता है, कॉर्पोरेशन यानी कि बिजनेस को कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको भी रिजॉल्व करता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट जुडिशियरी रिमेन्स फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर। इसलिए जुडिशियरी को किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा गया है कि सपोज लाइक जुडिशियरी सिस्टम जितने भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फैसला ले सकते हैं, इतनी पावर रहती है जुडिशियल सिस्टम। इसी वजह से जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर और इन्फ्लुएंस से अलग रखा गया है। दिस इज अचीव्ड इन आवर कंट्री बाय अपॉइंटिंग द जजेस इन अ केयरफुल एंड अ फेयर मैनर। और इसका ध्यान कैसे रखा जाता है कि जो भी हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, उसको बहुत ही फेयर मैनर से सिलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर एग्जाम ली जाती है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको जज बना दिया जाता है। आपको प्रॉपर एग्जाम देनी पड़ती है, जब भी जाके आप जज बन सकते हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के। ओके, वंस अपॉइंटेड जजेस कैन नॉट बी इजीली डिसमिस्ड और इम्पीच्ड विदाउट सफिशिएंट रीजन। और एक बार अगर किसी भी जज को अपॉइंट कर दिया है, बेसिकली वो एग्जाम देके अपॉइंट हुआ है, सो तो ये काफी मुश्किल है कि उसको उस पद से हटाया जा सके, है ना, जब तक कि उसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड रीजन ना हो, या फिर उसने मंच उसको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि वो गिल्टी है किसी भी इन्वॉल्वमेंट में, किसी भी फॉल्स जजमेंट में, तब तक उसे किसी भी केस से हटाया नहीं जा सकता है, फिर उसकी जॉब से हटाया नहीं जा सकता। ओके,
तो वंस अपॉइंटेड जज कैन नॉट बी इजीली डिसमिस, उसको इजीली डिसमिस नहीं किया जा सकता, ओके, जब तक कि हमारे पास सफिशिएंट रीजन ना हो। दिस इंश्योर दैट द जुडिशरी रिमेन्स फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। इसी वजह से जब जज को हटाने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है, ताकत किसी के पास भी नहीं है, ऑन द रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस अगर जज कुछ गलत करता है तो निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जज का रहता है इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से फैसले लेती है, किसी के हक में फैसला नहीं लेती। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द हिरार्चीज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, मीन्स कौन कौन से वेरियस कोर्ट्स होते हैं, लाइक सेशन कोर्ट्स अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग होता है, हाई कोर्ट अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। फिर इसके बाद में कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम है, ओके, लाइक क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, सिविल कोर्ट्स हो गए, इनमें डिफरेंस क्या है, ओके, इसके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।